नमस्कार। कल हम पढ़ रहे थे चट्टानों में आगन्य चट्टान, और आगन्य चट्टान को हमने कंप्लीट कर दिया था। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा अवसादी चट्टानें। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कायांतरित चट्टान। आज हम बची हुई चट्टानों पे डिस्कस करेंगे, उनको पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि क्या क्या बदलाव चट्टानों में होते हैं, कैसे होते हैं, इन सब पे विचार करने वाले हैं। तो आज का हमारा विषय है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान नाम से ही पता चल रहा है किससे बनेगी? अवसादों के जमाव से। किससे बनेगी? अवसादों के जमाव से। सेडिमेंटम रॉक कहते हैं इसको। और आपकी सेडिमेंटम रॉक्स जो होती हैं वो किससे बनती है? तो नाम से ही पता चल गया, अवसाद के जमाव से। हमने जब नदी, पवन, हिमानी पढ़ी थी तो बार बार एक चीज पढ़ी थी कि वो क्या करती है? अपर्दन। अपर्दन से चट्टानों को काटती हैं, चाहे नदी हो, चाहे पवन हो, चाहे हिमानी हो। और जो अपर्दन के द्वारा चट्टानों को काटती है उसको हम कहते हैं अवसाद। और फिर उसको परिवहन करके जहां नीचा स्थान आता है वहां उसका जमाव कर देती हैं, और उनके जमाव से, उस अवसाद के जमाव से जो चट्टान बनती है उसी चट्टान का नाम है अवसादी चट्टान। ओके भी। सबसे पहली बात देखिए आप अवसादी चट्टान की। अवसादी चट्टान, ये अवसादी चट्टान जो नाम है आपका वो किससे लिया गया है? अवसादी चट्टान लैटिन भाषा के, लैटिन भाषा के, बताइए आप कौन से वर्ड से लिया गया है? सेंडिमेंटम शब्द से लिया गया है। TUM, सेंडिमेंटम शब्द से लिया गया है। जिसका अर्थ है, ये काम की बात है भी, आपसे पूछा जा सकता है, जिसका अर्थ है व्यवस्थित होना, व्यवस्थित होना या नीचे बैठना। व्यवस्थित होना या नीचे बैठना। एक्चुअली इस सेंडिमेंटम शब्द का मतलब क्या है? इस सेंडिमेंटम शब्द का मतलब है जैसे कहीं पर भी अवसाद का जमाव हो रहा है, ये अवसाद का जमा हो रहा है, और ये जब अवसाद लगातार जमेगा तो धीरे धीरे ये चिपक जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा। उसके व्यवस्थित होने को ही क्या कहते हैं? सेंडिमेंटम कहते हैं। नीचे बैठने का मतलब ऊपर वाला दबाव पड़ने से नीचे बैठ के चिपक जाना, इसी का नाम है सेंडिमेंटम। ओके, इसी का नाम क्या है? सेंडिमेंटम। अब आप बताओ कि भाई व्यवस्थित होता क्या है? तो वास्तव में आगन्य व कायांतरित, आगन्य व कायांतरित चट्टानों। अब एक बार दोबारा से आपको ये बात बता देता हूं। सबसे पहले तरल लावा के जमने से आगन्य चट्टान बनती है, उस आगन्य से ही अवसादी बनती है, अवसादी से कायांतरित बनती है, आगन्य से सीधी कायांतरित बन सकती है। यानी कि इसीलिए कल हमने कहा था आगन्य चट्टान को मूल चट्टान, प्राथमिक चट्टान या पैतृक चट्टान कहते हैं। तो वास्तव में आगन्य व कायांतरित चट्टानों के चूर्ण, चूर्ण का मतलब होता है कि अपक्षय,
अपक्षय के कारण चट्टानों का टूटा हुआ भाग, चट्टानों जो चट्टानें अपने आप टूट के बिखर गई थी, उस चट्टानों के चूर्ण, चट्टानों के चूर्ण के संचित होने से, संचित होने का मतलब इकट्ठा होने से, संचित होने से अवसादी चट्टान बनती हैं। क्या करती है? अवसादी चट्टान बनती है। यानी कि अवसादी चट्टान का निर्माण आग्नेय या कायांतरित चट्टानों के सैल चूर्ण, उनके टूटे हुए चूर्ण के बहकर आने से जहां उनका जमाव होता है, उनके जमाव से क्या बनती है? अवसादी चट्टान बनती है। चट्टान चूर्ण के संचित होने, इस संचित होने की बात हम कर रहे हैं। और यह प्रक्रिया, ये भी बड़ी काम की बात है, यह प्रक्रिया सीलीभवन, सीलीभवन, ये आपसे सवाल 101% पूछा जाएगा अभी आने वाले एग्जामों में। और इसको इंग्लिश में कहते हैं लिथिफिकेशन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिथिफिकेशन, लिथिफिकेशन। यह प्रक्रिया सीलीभवन कहलाती है। आपसे सीधा सवाल, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अवसादी चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अवसादी चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सीलीभवन। क्या कहलाती है? भी सीलीभवन। और अवसादी चट्टानों का निर्माण किससे होता है? आग्नेय या कायांतरित चट्टानों से। और सेडिमेंटम शब्द का अर्थ क्या है? व्यवस्थित होना या नीचे बैठना। ओके, ये आपकी 3 बातें सबसे इंपॉर्टेंट थी इसमें। अब हम बात करेंगे विशेषताओं की। किसकी बात करेंगे? अवसादी चट्टानों की विशेषताएं। एक बात तो आपको समझ में आई होगी कि आग्नेय या कायांतरित चट्टानों के अपर्दन के बाद जो सैल चूर्ण प्राप्त होता है, वो जहां जाके जमता है, उससे आपके क्या बनता है? अवसादी चट्टान। ओके, तो सबसे पहली बात देखें, इनका निर्माण अधिकांशतः, अब ऐसा तो है नहीं कि केवल जल ही अवसादी चट्टान बनाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन लगभग 90% अधिकांशतः जल में अवसाद के जमाव से होता है। आप मुझे एक बात बताएं, चट्टानों को काटने का काम कौन करेंगे? बहिर्जात बल। और बहिर्जात बल सबसे इंपॉर्टेंट कौन होती है? नदी। फिर जैसे हिमानी, पवन, सागरीय तरंग, लेकिन सागरीय तरंग केवल सागर तट पे सीमित रह जाती है, हिमानी ऊंचे पर्वतों पे रह जाती है। पवन ज्यादा जमाव नहीं करती है क्योंकि पवन की दिशा निश्चित नहीं होती और वो हमेशा बदलती रहती है। ओके, इसीलिए इनका अधिकांशतः जमाव कहां होता है? जल में। अवसादों के जमाव से इनका निर्माण होता है। जल में 2 चीजें अवसादी चट्टानों के पक्ष में होती हैं। कैसे? ये एक ऊंचा भाग है और इससे नदी आ रही है, और वो नदी इस जलीय भाग, ये जल वाला भाग है, नीचा भाग, यहां से नदी अपने साथ कंकड़, पत्थर, रेत, मिट्टी जो भी लेके गई, उसका यहां जमाव कर दिया, तो वो जमाव यहां तली में हो जाएगा। यहां 2 चीजें पॉजिटिव हैं। एक नंबर पॉजिटिव तो ये कि पानी के अंदर कोई डिस्टरबेंस नहीं होता। पानी के अंदर कोई डिस्टरबेंस नहीं होता, मतलब जब आप धरातल पे कहीं जमा हो गया तो कोई जीव जंतु आ जाएगा, या उसको कोई गाड़ी आ जाएगी, या कोई पशु आ जाएगा, या किसान हल जोत देगा, कुछ भी हो, लेकिन मतलब वहां परिवर्तन होते रहते हैं। पानी के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, एक बात। दूसरी बात, पानी के अंदर ऊपर से पानी का बहार पड़ता है,
और बाहर पड़ेगा तो कण जल्दी चिपक जाएंगे और अवसादी चट्टान बन जाएगी। कई बार आपने देखा हमारे कोई उंगली वगैरह के लग जाती तो हम पानी में डुबो देते हैं। क्यों? क्योंकि पानी में दबाव होता है, हवा के बाहर से ज्यादा दबाव होता है, इसीलिए पानी में खून कम आता है। ये वजह यही तो होती है। तो इसका निर्माण अधिकांशतः जल में अवसाद के जमाव से होता है। अब आप बताओ, जल में अवसादों के जमाव से होगा तो इस पानी में तो मछली भी रहेगी, मगरमच्छ भी रहेगा और भी करोड़ों प्रकार के जीव जंतु रहेंगे। अब वो मरेंगे भी सही। चलो आप बताओ, मछली पानी में रहती है, वो कहां मरेगी? पानी में मरेगी या बाहर आके मरेगी? कमेंट करें। पानी में ही मरेगी। मछली को कौन सा पता चलने वाला है कि अभी तू मरेगी? वो तो अब अननेचुरल मौत होती है कि आपने बाहर निकाल दिया तब तो बेचारी मरेगी, लेकिन जब नेचुरल मौत आएगी तब पानी में ही मरेगी। और ये आपकी मछली जो है वो यहां आ जाएगी, यहां। और मगरमच्छ वगैरह जो भी हैं वो सब इन अवसादों के नीचे आ जाएंगे। और जब इनके ऊपर अवसाद का जमाव होगा तो ये आपकी मछली जो है वो इसके नीचे दब जाएगी और ऊपर से दबाव पड़ेगा, तब ये आपकी मछली फूट जाएगी। ऐसे जैसे टमाटर फूटता है, एकदम पच करके फूट जाएगी। और इस मछली के अंदर जो चर्बी थी अब वो बाहर आएगी और वो उन चट्टानों की रंध्रों में जम जाएगी, भर जाएगी। और उसी से आपका खनिज तेल, क्या खनिज तेल और प्राकृतिक गैस बनते हैं। इसीलिए आपने सुना है कि जहां पे भी आज पेट्रोलियम पाया जाता है, प्राचीन काल में वहां समुद्र था, टेथी सागर था। क्योंकि टेथी सागर था तभी वह मछली थी, तभी वो मरी, तभी खनिज तेल बना। आज भी आपको विश्व में खनिज तेल के अधिकांश भंडार समुद्र के तटीय भागों पे मिलते हैं। क्योंकि तटीय भागों में पानी कम गहरा होता है, कम गहरा होता है, सूर्य का प्रकाश नीचे तक जाता है, वनस्पति उगती है, वो वनस्पति मछलियों का भोजन होता है। तो मछली जो होती है वो बहुत सारी मछलियां तटवासी होती हैं, तट किनारों पे रहती हैं और वहां ज्यादा मछली रहती हैं तो ज्यादा मरती हैं, ज्यादा मरती हैं तो ज्यादा तेल बनेगा। खनिज तेल इसी से बनता है। तो यहां पे आपकी दो चीजें जो सबसे ज्यादा निष्कर्ष निकले वो क्या निकले? दूसरा निष्कर्ष निकला, इन चट्टानों में जीवाश्म, जीवाश्म जीवाश्म का मतलब जीव जंतुओं के अवशेष। आपके सामने मैंने बताया पानी के अंदर तो जीव जंतु रहेंगे तो वो मरेंगे भी और वो चट्टानों के अंदर दबेंगे भी। जीवाश्म व वनस्पति के अवशेष, वनस्पति के अवशेष मिलते हैं। इसीलिए ये चट्टान ईंधन खनिजों की दृष्टि से, ईंधन खनिजों की दृष्टि से धनी होती हैं। ईंधन खनिज कौन कौन से होते हैं? कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। इनकी इन चट्टानों में अधिकता मिलेगी। आग्नेय चट्टानों में धात्विक खनिज ज्यादा थे, इनमें आपके क्या ज्यादा हो गए? ईंधन खनिज। अब आपसे कथन कारण वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कथन, अवसादी चट्टान ईंधन खनिजों की दृष्टि से धनी होती, ठीक है। कारण, क्योंकि अवसादी चट्टानों में जीवाश्म एवं वनस्पति अवशेष पाए जाते हैं। तो कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, यानी उत्तर आएगा ए। तो ये आपको पता होना चाहिए, पहला ऑप्शन उत्तर आ जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। तीसरी बात जो मैं इतनी देर से बता रहा हूं वो सुन लो। अवसादी चट्टानों, अवसादी चट्टानों का निर्माण बहिर्जात बल, बहिर्जात बल
आपने पूरी जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ ली, हमारे लास्ट टॉपिक चल रहे अंतर्जात बल, भूकंप, ज्वालामुखी, वलन, सवलन, ये होते भ्रंश। बहिर्जात बल कौन होते? नदी, पवन, हिमानी। तो बिल्कुल बहिर्जात बल नदी, पवन, हिमानी द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अवसादी चट्टानों का निर्माण बहिर्जात बलों के कारण होता है। अब आप एक बात बताओ, जब बहिर्जात बल अवसादी चट्टान बनाएंगी तो क्या अवसादी चट्टान पृथ्वी के अंदर मिलेंगी? कॉमन सेंस है। जब बाहर वाले बल बना रहे तो बाहर ही बनाएंगे। ओके, इसीलिए अवसादी चट्टान भूपृष्ठ के ऊपरी भाग तक सीमित रहती हैं। इस पे 3-4 स्टेटमेंट हैं जो आपके लिए काम की बात है। भूपृष्ठ के ऊपरी भाग तक सीमित रहती हैं। एक नंबर स्टेटमेंट तो ये है, अवसादी चट्टान धरातल के 75% भाग पर फैली हैं। परंतु भूपृष्ठ के निर्माण में अवसादी चट्टानों का योगदान, अवसादी चट्टानों का योगदान केवल 5% है। ठीक है, बात समझ में आई? आप देखिए, ये पूरी पृथ्वी है, अर्थ, इसके 75% भाग को, मतलब इसके ऊपर ऊपर वाले इस 75% भाग को कौन सी चट्टान घेरे हुए हैं? अवसादी। केवल 25% भाग, ये 75% भाग है, और ये 25% भाग ऐसा है जहां आग्नेय या कायांतरित चट्टान है। लेकिन ये कायांतरित, गलत लिख दिया मैं, कायांतरित। अब देख लेना आप कि ये 25% पे फैली है। अब आप देखो, भू प्रॉपर्टी जो होती है वो मान लो भाई 40 किलोमीटर मोटी होती है, तो उसके टोटल के निर्माण में अवसादी चट्टान का योगदान केवल कितना होता है? 5% योगदान होता है। इसका मतलब यह है कि अवसादी चट्टान संतरे के ऊपर छिलके के समान होती है, मतलब पतली पतली परत है, ऊपर ऊपर है बस। ओके, इसी बात को, इतनी बातें समझ में आ गई? ये बहिर्जात बल वाली बात आपको समझ में आ गई तो आपको आगे की बात सब समझ में आ जाएगी। ओके, देखिए, अवसादी चट्टान अवसादी चट्टान अपना महत्व केवल धरातल तक सीमित रखती है, न कि भूपृष्ठ की गहराई में। मतलब गहराई में इनका कोई योगदान नहीं है, केवल ऊपर ऊपर वाले भाग में इनका योगदान है। फिर आप देखिए, हमारी अगली 5 नंबर विशेषता आ गई, परतें। आप खुद बताओ, आपने देखा होगा गांव में जोड़ होता है, हम लोग मिट्टी लाते, तो ये पानी है, इसके अंदर एक दिन में तो भाई ये पानी है, इसके अंदर एक दिन में तो अवसाद जमा होगा नहीं,
धीरे धीरे जमा होगा। मान लो एक बार में अवसाद आया, फिर दूसरी बार का आया, फिर तीसरी बार का आया, फिर चौथी बार का आया, फिर ये इसके ऊपर दबाव पड़ने से जमेगा तो इसकी अलग अलग परतें हो जाएंगी। आप जोड़ में मिट्टी देखोगे तो उस मिट्टी में अलग अलग निशान होते, अलग अलग लेयर होती हैं, क्योंकि अलग अलग सालों में आके वो अवसाद का जमा हुआ है, तो बिल्कुल इसमें परतें पाई जाती। इन चट्टानों में परतें पाई जाती हैं। आगन्य चट्टानों में तो लावा बाहर आया, धरती फटी, लावा बाहर आया, जितना आना था 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में आ लिया बस। उसके बाद वो नीचे से लेके ऊपर तक एक साथ ठंडा होता है और जम जाता है, लेयर्स नहीं बनती। लेकिन अवसादी चट्टानों में तो रेत के कण धीरे 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 आते रहते हैं, हर साल आते रहते हैं, तो हर साल कुछ सेंटीमीटर मोटी परत जम जाती है और अलग अलग लेयर होती हैं। अतः इन्हें परतदार चट्टान भी कहते हैं। परतदार चट्टान भी कहते हैं। इनका एक दूसरा नाम परतदार चट्टान भी होता है। अगली बात, रवे। आग्नेय चट्टानों में रवे थे तो क्या अवसादी चट्टानों में पाए जाएंगे? नहीं। अवसादी चट्टानों में रवे या क्रिस्टलीयता का गुण जो होता है वो रवे नहीं होते हैं। ठीक है जी। अब हम अगली बात पे चलते हैं, छिद्र, जिसको थोड़ा सा शुद्ध भाषा में बोलेंगे छिद्र में। तो आप बताइए, अलग अलग कण जो होते हैं वो आपस में चिपकने से ही तो बनते हैं, तो इनके बीच के छिद्र तो बचता ही है, बिल्कुल बचता है। अवसादी चट्टानों में छिद्र या रंध्र, इनको रंध्र भी कहते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। बालू का पत्थर की फोटो लेना, आप उसको जूम करना, आप उनको बीच में आपको उनको क्या मिल जाएंगे? छिद्र मिल जाएंगे। जब बारिश होती है तो आप अपने घर पे जब पानी भरता है, जहां बालू रेत की परत जमी होती है, वहां देखना नीचे से बुलबुले बाहर आएंगे। क्यों? क्योंकि नीचे की हवा बाहर आएगी और पानी अंदर जा रहा होता है। वहां जगह होती है, छिद्र होते हैं, उन छिद्रों से पानी अंदर चला जाता है। कल आपने पढ़ा था आग्नेय चट्टानों में छिद्र नहीं होते तो पानी अंदर प्रवेश नहीं करता, या पानी अंदर प्रवेश करेगा। पानी अंदर प्रवेश करेगा तो नमी आएगी, नमी आएगी तो क्या होगा? रासायनिक अपक्षय। बिल्कुल, अवसादी चट्टानों में छिद्र या रंध्र पाए जाते हैं, अतः जल आसानी से प्रवेश कर जाता है। अतः इन चट्टानों पर किसका प्रभाव पड़ता है? रासायनिक अपक्षय का। रासायनिक अपक्षय का। अब ये टॉपिक अपक्षय आपका बाकी है, अगला टॉपिक यही है, रासायनिक अपक्षय का प्रभाव अधिक पड़ता है। पानी अंदर चला गया तो रासायनिक अपक्षय होगा, नहीं गया तो भौतिक अपक्षय होगा। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद देखिए आप अगली बात, ये चट्टान सामान्यतः नरम या मुलायम होती हैं। अलग अलग कणों के चिपकने से बनेगी तो कठोर ज्यादा बन ही नहीं सकती, इसलिए क्या होती है? नरम या मुलायम होती है। नरम या मुलायम होती है, बिल्कुल ये बात भी क्लियर है। अगली बात पे आ जाओ,
इन चट्टानों में सूर्य के प्रकाश से दरारें पड़ जाती हैं। आप ऊपर वाली लाइन को सोचोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। क्या? जब पानी गया कोई भी चट्टान में तो वो नमी के द्वारा फूल जाएगी, और जब सूर्य का प्रकाश आएगा तो वो नमी भाप बन के उड़ जाएगी और चट्टान वापिस सिकुड़ेगी, और सिकुड़ेगी तो उसमें क्या पड़ जाएंगी? दरार। आपने जब आपके गांव में जोड़ जो होता है, जोड़, उस पानी सूख जाता है गर्मियों में तो उसके अंदर आपने दरार पड़ी देखी होगी। वो चिक्का पत्थर ही तो होते हैं, अवसादी चट्टान ही तो होती है, चिक्का पत्थर, उनमें दरार पड़ जाती है, बिल्कुल पड़ जाएंगे। इसके अलावा अवसादी चट्टानों से क्या होती है? अवसादी चट्टानों से कछारी मिट्टी प्राप्त होती है। कछारी मिट्टी, जिसको आप खादर भी बोल सकते हो, कछारी मिट्टी प्राप्त होती है। और बताइए भी, इसके अलावा एक पॉइंट और लिख देते हैं, 11 नंबर। अवसादी चट्टानों से इमारती पत्थर प्राप्त होते हैं, जैसे लाल बलुआ पत्थर। बालू रेत का लाल पत्थर होता है, उसका नाम होता है लाल बलुआ पत्थर। इतनी बातें आपको समझ में आ गई क्या? कमेंट करके बताओ भाई। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे अवसादी चट्टानों के वर्गीकरण का। अवसादी चट्टानों का वर्गीकरण। ओके जी, सबसे पहले हम चट्टान चूर्ण में भाग लेने वाले कारक के आधार पे कर देते, मतलब कौन से बल ने बनाया है। बहिर्जात बल, अभी मैंने लिखा था नदी, पवन, हिमानी, 3 सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं जो अवसादी चट्टान बनाते हैं। तो इसी आधार पे हम इनका वर्गीकरण करेंगे। पहला, चट्टान चूर्ण में, चट्टान निर्माण में भाग लेने वाले कारक के आधार पर। यह क्वेश्चन पूछा जाता है भाई यहां से कि कौन सी चट्टान किसके द्वारा बनाई गई है, यह सवाल आपसे पूछ लिया जाता है। इसमें आपको एक डायग्राम के द्वारा ये बातें क्लियर कर देंगे। पहला, जैसे आप देखिए, जल द्वारा निर्मित, जल का मतलब हो गया नदी। नदी ने कौन सी बनाई? पवन द्वारा निर्मित। अब ये बात आपको बताने की कहीं आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पवन की और नदी की और हिमानी की स्थलाकृति मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ये थी आपकी हिमानी द्वारा निर्मित। आपको पता है इमानी जो अवसाद लेके आई थी और जब उनका जमाव किया था तो हमने 2 ही नाम दिए थे, एक तो टिल
और एक हमने नाम दिया था हिमोड। हिमोड का मतलब हिम द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के जमाव से जो चट्टान बनती है। और टिल अनक्लासिफाइड डिपॉजिट्स जो थे, अवर्गीकृत निक्षेप। और पवन के जमाव से एक तो बना था बालू का स्तूप। तो बालू का स्तूप में तो बालू के रेत के कण अलग अलग रहते हैं, और कण जब तक चिपकेंगे नहीं तब तक आप उसको चट्टान नहीं कहोगे, तब तक तो वो मिट्टी रहेगी, तो फिर बालू का स्तूप तो रहेगा नहीं। और क्या था, केवल एक स्थलाकृति है लोएश। ये मैंने आपको बताई थी, जब पवन मरुस्थल की बारीक रेत को उड़ाकर मरुस्थल से दूर किसी स्थान पे जमा कर देती है, और वो जब नमी के संपर्क में आती है तो ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा उसका रंग पीला हो जाता है, और वो पीली बारीक रेत आपस में चिपक जाती है, उससे आपका बनता है लोएश। जल द्वारा निर्मित, जल के द्वारा तो बहुत सारी निर्मित हो सकती हैं। सबसे पहला देखो, चिक्का पत्थर, बिल्कुल चिकनी मिट्टी जो नदी के साथ बह के आती है, जब वो आपस में चिपक जाएगी तो चिक्का पत्थर बन जाएगा। और उसके कण थोड़े बड़े हैं तो उसी का नाम हो जाएगा बालू पत्थर, बालू पत्थर। और एक चुन्ना साथ बहा के लाएगा तो चुन्ना पत्थर, चुन्ना पत्थर, ये आपकी इसके द्वारा बनते हैं। तो यहां से आपसे सवाल पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सी अवसादी चट्टान का निर्माण जल द्वारा नहीं किया गया? चिक्का पत्थर, बालू पत्थर, चुन्ना पत्थर, लोएश। तो लोएश का नहीं किया गया। टिल और हिमोड, ये आपके ईमानी बताने की जरूरत ही नहीं है, आपने पढ़ा है ईमानी में या आपने पढ़ा है पवन में, ये जरूर तीन चीजें आपको पता रहनी चाहिए। ओके, अब हमारी बात आ गई निर्माण में भाग लेने वाले अवसादों के आधार पर भाई अवसाद कहां से आए, अवसाद कहां से आए, इसके आधार पर। तो इसमें भी हम तीन प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला आपका यांत्रिक क्रिया। यांत्रिक का मतलब होता है किसी रासायनिक क्रिया का कोई योगदान नहीं होता, यांत्रिक क्रिया। या आप ये भी कह सकते हो चट्टान चूर्ण से निर्मित, चट्टान चूर्ण से निर्मित, चट्टान के चूर्ण से निर्मित, दूसरी चट्टानों के टूटने फूटने से निर्मित। ओके, एक आपका हो सकता है जैविक तत्वों से निर्मित, जैविक तत्वों से निर्मित। आप इसको कार्बनिक भी कह सकते हो, कार्बनिक तत्वों से निर्मित ये भी कह सकते हो। और एक रासायनिक तत्वों से निर्मित, रासायनिक तत्वों से निर्मित। आप बताइए रासायनिक क्या होते हैं? पानी के अंदर, पानी के अंदर कुछ पदार्थ घुल गए, और जब आखिर में पानी भाप बन के उड़ गया तो नीचे जो बचा वो क्या हो गया? रासायनिक तत्वों से, रासायनिक क्रिया से बना ना ये। इसमें एक बात लिख देता हूं, इसमें जल में घुलनशील रासायनिक, जल में घुलनशील रासायनिक तत्वों के जमाव से चट्टान का निर्माण होता है, चट्टान का निर्माण होता है।
जैसे आपने नाम सुना होगा जिप्सम। जिप्सम कैसे बनती है? पानी के अंदर जो घुलनशील पदार्थ होते हैं, जब पानी भाप बन के उड़ जाए, वो घुलनशील पदार्थ नीचे बच जाए, तो उसको कहते हैं जिप्सम। ये इंग्लिश का वर्ड है। हिंदी का वर्ड होता है इसका सेल खड़ी, सेल खरी, सेल खरी। खरी अड़े अंग्रेजी में शब्द नहीं होता, इसलिए आजकल हमारे पेपर इंग्लिश में छपते हैं, हिंदी ट्रांसलेट होती है, इसलिए अड़े शब्द कम आता है, रह ज्यादा आता है। सेल खड़ी। एक होती है खरिया मिट्टी, ये भी खड़िया मिट्टी होती है लेकिन लिखी आएगी खरिया मिट्टी, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं चोक, जिसको चाक, CHAL के चाक बोलेंगे। एक नमक की चट्टान, नमक की चट्टान। सांबर झील में चारों ओर से पानी आता है, पानी भाप बन के उड़ जाता है, नीचे बच जाता है नमक, तो वो रासायनिक क्रिया से बना है। इसी तरीके से आपकी बनती है पोटास। पोटास, पोटास भी ऐसे ही बनती है। तो ये आपकी एक बात थी जैविक तत्वों से निर्मित। तो आपको पता है इसका मतलब क्या होता है जैविक तत्वों से निर्मित का? जीव जंतु एवं वनस्पति के अवशेषों से बनती हैं, जैसे मूंगा जीव, डायटम के अवशेषों के जमाव से निर्मित चट्टान। अब आप इसका एग्जाम्पल बताओ। अब आप इसका एग्जाम्पल बताओगे तो पहला आएगा चुन्ना पत्थर। चुन्ना पत्थर का निर्माण समुद्र में, जिसको हम परवाल भित्ति कहते हैं, परवाल भित्ति, मूंगा नामक जीव के मरने से बनती है। तो आपके जैविक तत्व हो गया कि नहीं हो गया उसमें? एक आपका पीट, पीट अवसादी चट्टान है, ये लकड़ी का थोड़ा परिवर्तित रूप होता है। एक कोयला, ये आप याद रखना, कोयला जो है वो अवसादी चट्टान है और इसका निर्माण जैविक तत्व यानी वनस्पति के जमाव से बनता है। और एक गैस राइट भी होती है, गैस राइट, ये भी आपके समुद्र में उगने वाली वनस्पति के जमाव से बनती है, गैस राइट। यांत्रिक क्रिया इसमें क्या है? इसमें तो कुछ भी नहीं है। ये चट्टान दूसरी चट्टानों के चूर्ण के संचित होने से बनती है। मतलब दूसरी चट्टान टूटी और वो कण आपस में चिपक गए, उनसे आपकी ये चट्टान बन गई। इनमें कौन कौन होता है? बालू पत्थर एक, कोंग्लोमरेट एक, आपकी क्या होती है? कांग्लोमरेट एक, सिक्का पत्थर एवं सेल। सेल ऊपर दो मात्रा लगा दोगे, ये गलत लिख दिया अभी मैंने, सै भी दूसरा आएगा इसमें। सही देखें तो इसको सेल बोलते हैं, शेल। ओके, SHALE, इंग्लिश में SHALE बोलते हैं, सेल। ठीक है। और लोएश, सही बात है, लोएश पवन, रेत कहीं और से उड़ा के लाती है, तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से आप बात को समझ सकते हो। यांत्रिक क्रिया मतलब कोई घिसके काट के अपघर्षण से
कोई चट्टानों के कण आ गए, वो आपस में चिपक के चट्टान बन गई तो यांत्रिक क्रिया से, जीव जंतु वनस्पति से बनी तो जैविक क्रिया से, और रासायनिक क्रिया यानी पानी में घुलनशील पदार्थों के जमाव से बनी तो आपकी रासायनिक क्रिया से निर्मित होती है। तो जिप्सम, खरिया, नमक की चट्टान, पोटास, आपसे पूछ लिया जाएगा निम्न में से किस चट्टान का निर्माण रासायनिक क्रिया से नहीं हुआ है, तो आपको याद रखना है रासायनिक क्रिया से किसका हुआ है, जैविक क्रिया से किसका हुआ है, और आपके यांत्रिक क्रिया से किसका हुआ है। और बताओ, ये बातें समझ में आ गई क्या? इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो आप कमेंट करें, फिर मैं आपको कुछ चट्टानों के बारे में बताता हूं, जैसे बालू पत्थर कैसे बनता है, कॉन्ग्लोमरेट कैसे बनता है, सेल कैसे बनती है, चुन्ना पत्थर कैसे बनता है, जिप्सम कैसे बनता है, इनकी थोड़ी थोड़ी बातें आपको बताएंगे। आप कमेंट करो। ओके, अब हम, ठीक है भाई समझ में आ गया, तो अब हम चलते हैं बालू पत्थर पर। बालू पत्थर, बालू पत्थर, बालू पत्थर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सैंडस्टोन। सैंडस्टोन सबको पता है, सैंडस्टोन किससे होगा? बालू के कणों से बनेगा। तो इसका निर्माण मुख्यतः बालू के कणों से होता है। ये तो हमें पता ही है भाई, बालू पत्थर बालू के कणों से होगा। और क्या होगा? और इन कणों का निर्माण किससे होता है? बालू के कणों का। इन कणों का निर्माण क्वार्टर्ज, ये क्वार्टर्ज खनिज होता है, और क्वार्टरजाइट का यांत्रिक चट्टान होती है। इन कणों का निर्माण क्वार्टर्ज से होता है। ये मैंने आपको इस चट्टान के पहले ही टॉपिक में बताया था, खनिज वाले में। ओके, जब रेत कणों का समूहन हो जाता है तो उससे बालू पत्थर कहते हैं। मैंने आपको पहले दिन से एक बात बताई है, और वो क्या बताई है कि जब बालू रेत के कण पानी वगैरह डालने से आपस में चिपक जाएं तो उसको हम बालू पत्थर, बालू रेत का डग्गड़ जिसको कहते हैं, वो बालू रेत का पत्थर या डग्गड़, या और भी लोकल भाषा में आपके कुछ भी बोलते हैं। बालू रेत के पत्थर तो हमने देखे ही हैं, वेस्टर्न राजस्थान हरियाणा में बालू रेत रहती है, आपके साउथ हरियाणा जो है उधर, और वेस्टर्न राजस्थान में तो हमने देखी है। ओके, ये बात समझ में आ गई। दूसरी आपकी चट्टान थी कॉन्ग्लोमरेट। ये कॉन्ग्लोमरेट क्या होती है? देखिए, कॉन्ग्लोमरेट क्या होती है? चिकने गोल पत्थर जो होते हैं, चिकने गोल पत्थर को कंकड़ या पेबुल कहते हैं। पेबुल कहते हैं, ये इंग्लिश वर्ड है पेबुल। क्या कहते हैं? कंकड़ या पेबुल कहते हैं। पेबुल, पेबुल, ठीक है, पेबुल कहते हैं। बड़े बड़े पत्थर, मतलब जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, वो बड़े बड़े पत्थर जब चिक्का मिट्टी से, चिक्का मिट्टी मतलब चिकनी मिट्टी, बीच में आपने नदी वगैरह में
आपके बजरी जो नदी वाली रेत आती है उसमें देखा होगा, बड़े बड़े पत्थर बीच में चिक्का गाद होती है और आपस में चिपक जाते हैं। चिक्का मिट्टी से चिपक जाते हैं, चिपक जाते हैं। नदी में जो रेती आती है उसमें ऐसे पत्थर आते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, बीच में कांप होती है, आपस में चिपक जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? ग्रेवेल। उसको क्या कहते हैं? ग्रेवेल कहते हैं। या तो ग्रेवेल का निर्माण होता है। तो सर हमें तो चाहिए था कॉन्ग्लोमरेट, आपने बता दिया क्या ग्रेवेल बता दिया। ओके, अब बताता हूं। देखो, जब इन पत्थरों, मतलब ये जो बड़े बड़े पत्थर थे, इन पत्थरों का संगठन क्वार्टर्ज, बेटा क्वार्टर्ज होती है बालू रेत से संबंधित कण, क्वार्टर्ज से होता है, तो उसे कॉन्ग्लोमरेट कहते हैं। कॉन्ग्लोमरेट कहते हैं। जब पत्थरों का संगठन क्वार्टर्ज से होता है तो उसका नाम क्या होता है? कॉन्ग्लोमरेट। मतलब ये आपस में पत्थर बालू रेत से चिपक जाए तो उसका नाम होता है कॉन्ग्लोमरेट। क्या नाम होता है भी? कॉन्ग्लोमरेट नाम होता है। और जब चिकनी मिट्टी से चिपके तो ग्रेवेल नाम होता है। क्या नाम होता है? ग्रेवेल। और एक आध और देख लेते हैं। चिक्का मिट्टी, या आप चिक्का पत्थर भी कह सकते हो उसका, चिक्का पत्थर तथा सेल, ये किससे बनती है? एक तो आपको एक बात का पता होना चाहिए, भूगोल में कणों के आधार पे नाम होते हैं। बजरी, इस बजरी का मतलब क्या होता है? आप किसी को भी बजरी कहो, लेकिन जिस कण का व्यास 2 mm से बड़ा होता है उसको हम कहते हैं बजरी। ठीक है। रेत किसका नाम होता है? जिस कण का व्यास 1 mm से 1/16 mm के बीच होता है, 1 mm के 16वें हिस्से तक होता है, उसको हम कहते हैं रेत। ठीक है। सिल्ट 1/16 से 1/256 mm तक जब कण का व्यास होता है, कण का व्यास, ये हम क्या लिख रहे हैं? कण का व्यास। ओके, उसको हम कहते हैं सिल्ट। और मर्तिका हम किसको कहते हैं? मर्तिका, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्ले। इसको कहते हैं जिसका 1/256 से 1 mm के 8192 हिस्से तक आ जाए तो उसका नाम होता है मर्तिका। और पंख, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मड, 1/8192 से छोटे कण, मतलब इससे भी और छोटे कण हो तो हम उसको कहते हैं पंख। ये नाम आपको बार बार आएंगे। इससे ऊपर होते हैं गोलास्मिका, कणिका। देखो, गोलास्मिका, गुटिका, कणिका, बजरी, रेत, सिल्ट, मर्तिका और पंख। गोलास्मिका, गुटिका, कणिका, बजरी, रेत, सिल्ट, मर्तिका और पंख, ये कणों के आधार पे नाम होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताओ? गोलास्म सबसे बड़ा,
गोलास्मिका, गुटिका, कणिका, बजरी, रेत, सिल्ट, मर्तिका और पंख, ये नाम होते हैं। अब इस चिक्का पत्थर में देखिए आप, चिक्का पत्थर, चिक्का पत्थर का निर्माण बारीक कणों के संयोजन से होता है। संयोजन का मतलब होता है आपस में चिपक जाने से, संयोजन से होता है। ठीक है जी। मतलब इस वाले में जैसे आप लोग देखोगे सिल्ट और कले, इनसे तो बनेगा आपकी सेल, और रेत, रेत की जो होती है उसके बारीक जो कण होते हैं उनसे बनता है चिक्का पत्थर। सेल किससे बनती है? सेल, ये SHALE वाली सेल है, अवसादी चट्टान वाली, सेल वाली नहीं है। सिल्ट व मर्तिका, मर्तिका को आप ऐसे क्ले भी लिख देते हैं, CLAY क्ले, के संगठित होने से, संगठित होने से सेल, एक मात्रा वाली सेल या SHALE बनती है। ठीक है भी। अब आप आ जाओ, चुन्ना पत्थर किससे बनेगा? चुन्ना पत्थर बताओ भी, चुन्ना पत्थर किससे बनेगा? चुन्ना पत्थर बनता है मूंगा जीव व अलगी। अलगी एक समुद्र में उगने वाला पौधा है, अलगी के अवशेषों के जमाव से बनता है। बिल्कुल भी, ये चुन्ना पत्थर बनता है इससे। एक आपकी होती है डोलोमाइट, डोलोमाइट अवसादी चट्टान किससे बनती है? डोलोमाइट, डोलोमाइट किससे बनती है बताओ भी? जिस चट्टान में मैग्नीशियम, जिस चट्टान में मैग्नीशियम व कैल्शियम, कैल्शियम दोनों के कार्बोनेट हों, कार्बन के संपर्क में आने से कार्बोनेट बन जाते हैं, कार्बोनेट हो, उसे डोलोमाइट कहते हैं। डोलोमाइट कहते हैं। ठीक है जी, इसका नाम होता है डोलोमाइट। एक आपके मैंने खरिया लिखी थी, खरिया, जिसको बोलते हैं चाक, चाक, यह भी चुन्ना पत्थर, जिसको हम लाइमस्टोन भी कह देते हैं, लाइमस्टोन का एक प्रकार है। ठीक है जी, चुन्ना पत्थर का एक प्रकार है। इतनी बातें समझ में आ गई क्या बताओ? आ गई तो बहुत है। तो इसके अलावा हमने अवसादी चट्टाने कोई विशेष नाम पढ़े भी नहीं थे। आप इधर देखोगे, बालू पत्थर बता दिया, कोंग्लोमरेट, चिक्का पत्थर, लोएस आपने पहले पढ़ रखा है, चुन्ना पत्थर बता ही दिया, पीट कोयले का एक प्रकार होता है, कोयला आप जानते हो, गैसेराइट की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती,
जिप्सम, जिप्सम में आप जानना चाहो तो जब पानी में घुलनशील पदार्थ जाते हैं और नदी का पानी भाप बन के उड़ जाता है तो नीचे जिप्सम बच जाती है। खरिया ये भी एक प्रकार के चूना पत्थर का ही प्रकार है। नमक की चट्टान, भाई पानी भाप बन के उड़ जाएगा, पीछे नमक बचेगा, वो नमक आपका क्या बन जाएगा, नीचे रह जाएगा, उससे नमक की चट्टान बन जाएगी। बताओ इतनी बातें समझ में आ गई क्या? इतनी बातें समझ में आ गई तो अब हम बात करेंगे कायांतरित चट्टान की। किसकी बात करेंगे अभी? कायांतरित चट्टान की। कायांतरित में ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ कायांतरित चट्टानों में एग्जाम में जो आता है वो यही आता है, चुन्ना पत्थर किसमें बदलेगा, ग्रेफाइट किसमें बदलेगा, ग्रेनाइट किसमें बदलेगा, कोयला किसमें बदलेगा, ये ज्यादातर आते हैं। ओके, रूपांतरित अथवा कायांतरित, कायांतरित चट्टान, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं भी? इंग्लिश में इसका नाम होता है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक जिसने अपना रूप बदल लिया हो। एक लाइन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहले लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट की पावर 10,000 वाली बात है। उपस्थित चट्टानों में, मतलब पहले से कोई चट्टान है उसमें, उपस्थित चट्टानों में पुनः क्रिस्टलीकरण, उपस्थित चट्टानों में पुनः क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया से बनती हैं। मतलब पहले कोई चट्टान बनी है, कोई चट्टान में रवे बने हैं, वो दोबारा से पिघले, दोबारा से उनके कणों की संरचना बने, उसी चट्टान में उपस्थित जो कण हैं वो पुनः व्यवस्थित हो, उसका नाम होता है पुनः क्रिस्टलीकरण। और इस पुनः क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया से कायांतरित या रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। अब आप मेटामॉर्फ का शब्द जो है उसकी बात समझ लो। मेटामॉर्फिक शब्द का मतलब क्या होता है? वैसे आना तो नहीं चाहिए लेकिन याद रखें, मेटामॉर्फिक शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था भाई? तो सर्वप्रथम 1833 में लोएस, ये विद्वान का नाम है, नहीं लोएल, लोएल था, लोएस नहीं था भाई। लोएस तो बालू के जमा वाला होता है, लोएल, लोएल, लोएल द्वारा किया गया, जिसका अर्थ है, इस मेटामॉर्फिक का अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है, इंग्लिश में हम लिखते हैं चेंज इन फॉर्म, चेंज इन फॉर्म। आप हिंदी में लिख सकते हो रूप परिवर्तन, तो ये तो हमें पता ही है, रूप परिवर्तन। आप एक चीज को ऐसे समझें, ये आपकी पृथ्वी और इसके अंदर ये वाला है चुन्ना पत्थर, चुन्ना पत्थर, नीचे से आ गई ज्वालामुखी, और ज्वालामुखी आ गई तो इस ज्वालामुखी के लावा का तापमान तो बहुत ज्यादा होता है, 600 से 1200 डिग्री होता है। तो ये पूरा चुन्ना पत्थर जो है ये पिघल जाएगा, और पिघल के जब ज्वालामुखी बंद होगी तब दोबारा से ठंडा होके जमेगा। तो तरल होते ही जो हल्के पदार्थ ऊपर आ जाएंगे
और वो पुनः क्रिस्टलीकरण हो जाएगा, पुनः क्रिस्टलीकरण। और जब वापिस ये ठंडा होगा तो चुन्ना पत्थर संगमरमर में बदल जाएगा। ये आपकी क्या कहलाती है? रूपांतरण कहलाती है, रूप परिवर्तन कहलाती है। और इस प्रकार आपकी चट्टानें बनती हैं, रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। ओके, क्या बदलता है वो भी देख लो। रूपांतरण की क्रिया से, रूपांतरण की क्रिया से क्या होता है भी? चट्टान का क्या क्या बदल सकता है? संगठन तथा रूप बदल जाता है। संगठन तथा रूप बदल जाता है। याद रखना, संगठन मतलब पहले जो चीज थी उसमें बदलाव आ गया, कोई बात नहीं। टेम्परेचर से बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अपना रूप बदल लेती हैं, दबाव से अपना रूप बदल लेती हैं। चट्टान का संगठन तथा रूप बदल जाता है, परंतु इसमें विघटन, विघटन का मतलब होता है कोई भी चीज टूटकर बाहर नहीं जाएगी। विघटन का मतलब होता है भौतिक रूप से किसी चट्टान से कोई चीज अलग कर देना। और एक होता है वियोजन, इसका मतलब होता है रासायनिक क्रिया से किसी चीज को अलग कर देना। परंतु इसमें विघटन व वियोजन नहीं होता है। मतलब न तो कोई बाहर से कोई नई चीज मिलेगी और न जो उसके अंदर है वो बाहर आएगी। हां, वो वहीं पर तापमान या दबाव के कारण अपना रूप बदल लेगी। ये बात याद रखना। और क्या बदल सकता है इसमें? चट्टान का आकार बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है। कोई चट्टान ऐसी हो जिसके ऊपर दबाव पड़ने से वो टाइट हो जाए लेकिन पतली हो जाए, ऐसा हो सकती है। खनिज का, देखो खनिज नहीं, खनिज का रूप बदल सकता है। पहले फेल्ड्स पर था, उसका रंग रूप बदल गया, बदल सकता है। चट्टान रवेदार बन सकती है। ये सब काम हो सकते हैं, ये सब काम हो सकते हैं। लेकिन मैंने ये बात बताई, इसको पुनः आप एक बार याद कर लो कि क्या नहीं हो सकता, परंतु चट्टान का विघटन, विघटन का मतलब होता है भौतिक रूप से कोई चीज का अलग होना। विघटन व वियोजन नहीं होता है। मतलब न तो कोई रासायनिक क्रिया से और न कोई भौतिक क्रिया से कोई चीज अलग नहीं होगी, वहीं पर अपना रूप बदलेगी। मतलब चुन्ना पत्थर जब संगमरमर मिला तो हमने न तो इसमें कुछ मिलाया और न कुछ इसमें से निकाला, जो था वही बदल गया। और उसी का नाम है रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। अच्छा, अब बताओ रूपांतरण किस किस में होता है? रूपांतरण आग्नेय व अवसादी चट्टानों में होता है। आग्नेय व अवसादी चट्टानों में होता है।
परंतु कभी कभी रूपांतरित चट्टान पुनः रूपांतरित हो जाती है। ठीक है जी, कई बार रूपांतरित चट्टान पुनः रूपांतरित हो जाती है। कोयला ग्रेफाइट में बदला, ग्रेफाइट रूपांतरित चट्टान है। ग्रेफाइट और दबाव और ताप बढ़ने पर हीरे में बदल जाती है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अब आप देखिए रूपांतरण होता किसके कारण है? रूपांतरण के कारण, रूपांतरण के कारण बताओ। नंबर 1 ऊष्मा या ताप। अभी मैंने बताया था संगमरमर, चूना पत्थर का संगमरमर में बदल जाना। अत्यधिक ताप के कारण चट्टान पिघल जाती हैं, जिससे उनका क्या हो जाता है? रूपांतरण होता है, रूपांतरण होता है। जैसे चूना पत्थर का ज्वालामुखी के संपर्क में आने पर संगमरमर बन जाना, बिल्कुल भी। दूसरा, दबाव या संपीड़न। संपीड़न क्या होता है? दो प्लेट है, इधर से ये टकरा रही, बीच वाले के अंदर जो मोड़ पड़ते हैं वो होता है संपीड़न, दबाव, प्रेशर, दबाव बाहर। ओके, इसमें क्या ज्यादा एग्जांपल बता देता हूं सीधा ही। जैसे ग्रेनाइट का नीस में बदलना। एक और भी एग्जांपल बताता हूं, सेल का स्लेट में बदलना, स्लेट में बदलना। और तीसरा आपका होता है रासायनिक क्रिया के कारण। रासायनिक क्रिया ये कोई विशेष होता नहीं है, घोल, इसको सॉल्यूशन बोलते हैं इंग्लिश में। इसमें कोई विशेष होता नहीं है, तो थोड़ा बहुत कोई प्रभाव रासायनिक क्रिया से भी होता है। अब आप, ये तो थे रूपांतरण के कारण। इसी को हम, इन्हीं तीनों बातों को एक और तरीके से भी बता सकते हैं। रूपांतरण के प्रकार। रूपांतरण के प्रकार कौन से? पहला होता है तापीय एवं संस्पर्शीय। थोड़ा सा शुद्ध लिखने पे ध्यान दे लेना भाई, ये गलत भी लिखा होगा, पता नहीं सह कौन सा आएगा। तापीय एवं संस्पर्शीय, स्पर्श, टच करना, रूपांतरण। अभी जो हमने बात की थी वो यही थी, ताप वाली। कौन सी? चूना पत्थर किसके संपर्क में आया? मैग्मा के संपर्क में आया, और क्या बन गया?
संगमरमर, बिल्कुल, ये आपका इसी प्रकार का एक रूपांतरण था। दूसरा है क्षैतिज, क्षैतिज मतलब ऐसे, तथा गतिज रूपांतरण, गतिज रूपांतरण। आपको एक बात का पता है, हिमालय जो है वो टेथिस सागर की अवसादी चट्टानों में मोड़ पड़ने से बना है, लेकिन मुख्य हिमालय में कौन सी चट्टानें पाई जाती है? रूपांतरित, रूपांतरित। तो अत्यधिक दबाव के कारण चट्टानें जो होती हैं वो बदल जाती हैं, अत्यधिक दबाव से चट्टानें बदल जाती हैं। वलित पर्वतों में पाई जाने वाली कायांतरित चट्टान वलित पर्वतों में पाई जाने वाली कायांतरित चट्टान इसी तरह बनी है, इसी तरह बनी है। ओके। और तीसरा आपका होता है रासायनिक क्रिया वाला ही, उसी का नाम होता है जलीय रूपांतरण, जलीय रूपांतरण। जल रासायनिक क्रिया से चट्टानों में रूपांतरण ला देता है। बिल्कुल सही बात है ये। अब आप कुछ एग्जाम्पल देखिए रूपांतरित चट्टानों के। मैं आपको लिखता हूं मूल चट्टान और आप लिखोगे कायांतरित चट्टान क्या होगी। हम ऐसे कर लेते हैं, इसमें तो लिख लेंगे क्रम मूल चट्टान और इसमें लिख देंगे कायांतरित चट्टान। भाई किसमें बदली वो वाली इधर लिखेंगे। चलो मैं मूल चट्टान लिखता चल रहा हूं, आप लगातार कमेंट में इसकी कायांतरित चट्टान लिखो। जैसे ग्रेनाइट, ग्रेनाइट कैसी चट्टान है? आग्नेय। ये मूल चट्टान है ग्रेनाइट, किसमें बदलेगी बताओ? नीस, नीश में। नीस कौन सी चट्टान है? तो सर अब तो आपने लिखा ही उधर कायांतरित है। कायांतरित नीस किस में बदलेगी? सिस्ट में। आप लोग कमेंट थोड़ा जल्दी करें, सिस्ट में। थर्ड नंबर पे आपकी बेसाल्ट। बेसाल्ट कौन सी चट्टान है भाई?
कल तो बताई थी बाह्य आग्नेय चट्टान बारीक कणों वाली, किसमें बदलेगी? एम्फीबोलाइट में। एम्फीबोलाइट, एम्फीबोलाइट में। लाइमस्टोन, सर लाइमस्टोन क्या होता है? अरे लाइमस्टोन अभी हमने लिखा था चुन्ना पत्थर, चुन्ना पत्थर, चुन्ना पत्थर का ही नाम है। और कौन सी चट्टान है? अवसादी, किसमें बदलेगी? संगमरमर में, संगमरमर में बदलेगी। बालू पत्थर किसमें बदलेगा? बालू पत्थर, कौन सी चट्टान है? अवसादी, बदलेगा किसमें? क्वार्टर जाइट में। याद रखना क्वार्टर खनिज होता है और क्वार्टर जाइट कायांतरी चट्टान होती है। एक आपका कोंग्लोमरेट, कोंग्लोमरेट अवसादी चट्टान है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। कोंग्लोमरेट में क्वार्टर से इनका संगठन हुआ था, यह भी किसमें बदलेगी? क्वार्टर जाइट में। यह भी आपकी क्वार्टर जाइट में बदलेगी। कोयला, कोयला कौन सी चट्टान है? अवसादी, किसमें बदलेगा? ग्रेफाइट में। बेटा ग्रेफाइट होती है पेंसिल की निब, ग्रेफाइट पेंसिल जिससे बनी होती है। और अब आप देख लो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट किसमें बदलेगी? हीरा, हीरा में बदलेगी। सेल अवसादी चट्टान है, किसमें बदलेगी? स्लेट में। सेल किसमें बदलेगी भी? स्लेट में बदलेगी। ठीक बात है। और बताओ कौन किसमें बदलेगा? डोलोमाइट किसमें बदलेगी? डोलोमाइट, जल्दी कमेंट करो। डोलोमाइट अवसादी चट्टान होती है, तो कोई फर्क ही नहीं होता। ये भी तो संगमरमर में बदलेगी क्योंकि ये भी एक प्रकार का चूना पत्थरी होता है। डोलोमाइट। ग्रेबो, ग्रेबो कौन सी चट्टान थी? बताओ भी, ग्रेबो कौन सी चट्टान थी? आग्नेय, आग्नेय। और बदलेगी किसमें? कमेंट करो। ये बदलेगी सर्पेंटाइन में, सर्पेंटाइन। आपने कोई कमेंट नहीं किया अभी, या तो आपका वीडियो लेट चल रहा है या आपको ये आते कम थे। ये हमारे 7 तक के नाम थे, 7, 8, 9, 10 और 11, इतने ही होते मुख्य थे, और कोई जरूरत नहीं होती। और बताओ भी, कोई बात नहीं समझ में आई हो तो जल्दी से बता दो, बस अब इस क्लास को एंड करेंगे फिर। जल्दी बताओ भी, कोई बातें नहीं समझ में आई हो तो। एक और होता है रेखांकन, कायांतरी चट्टानों में होता है वो रेखांकन, रेखांकन। इसको इंग्लिश में कहते हैं फोलिएशन, फोलिएशन, फोलिएशन। तो आप इसको ऐसे फोलिएशन ऐसे भी आप याद रख लेना। इसका मतलब कुछ नहीं होता, बस इतना सा ध्यान रखना है, ये कायांतरित चट्टान है, कायांतरित। इसमें जो खनिज थे उनकी एक ऐसे लाइन बन जाती है, खनिजों की एक लाइन बन जाती है,
क्या बन जाती है, एक लाइन बन जाती है खनिजों की, खनिजों की एक लाइन बन जाती है ऐसे, और खनिजों की जब लाइन बन जाती है तो हम उसको क्या बोलेंगे, रेखांकन। इसको हम क्या बोलेंगे, रेखांकन। बस ये बात। जब कायांतरित चट्टानों में क्या हो जाता है, एक रेखा के सहारे, एक रेखा के सहारे खनिजों का एक तरण हो जाता है, तो उसे फोलिएशन कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, फोलिएशन कहते हैं। इसके दो वर्ग हैं। नंबर एक आपका क्या होता है, पत्राभिकृत। इसी का एक प्रकार है ये होता है फोलिटिड। क्या कहलाता है, फोलिएटिड। फोलिएटिड, इतनी बातें आनी नहीं चाहिए। पत्राभिकृत, ये कौन कौन सी चट्टानों में पाया जाता है, नीस, सिस्ट, नीस और सिस्ट और स्लेट, जो आपकी चट्टान होती है उनमें यह पाया जाता है फोलिएटिड। और एक आपके होते अपत्राभिकृत, ऊपर वाले ही आ गया अपत्राभिकृत। इसको क्या बोल देंगे, नॉन फोलिएटिड। फोलिएटिड, नॉन फोलिएटिड मतलब इसमें लाइन नहीं होती, इनमें चट्टानों के कण समानांतर नहीं होते। देखो हमने ये सब समानांतर बनाए, समानांतर नहीं होते हैं, समानांतर नहीं होते। किसमें नहीं होते, संगमरमर। आप देखते हो संगमरमर में कण कण कैसे कैसे हो जाते हैं, तो वो जो होता है वो पत्राभिकृत होता है, नॉन फोलिएटेड होता है। एक सर्पेंटाइन, आपका संगमरमर ही देखा हुआ है, और एक क्वार्टरजाइट में भी ऐसे ही मिलते हैं, क्वार्टरजाइट। ठीक है जी, और बताओ कोई बात बतानी हो आपके, कोई बात चट्टानों में नहीं समझ में आई हो तो आप बताओ। एक वर्ड और बता देता हूं आपको, एक होता है क्लीवेज। क्लीवेज, आपने कभी पट्टी पट्टी छत वाली पट्टी नहीं होती कि चौका पट्टी वाली, छत में जो लगाते हैं वो पट्टी, वो पट्टी तोड़ते हुए देखा है क्या? बड़ा सारा पत्थर होता है, एक मिस्त्री ऐसे छिड़ी लगाता है, दो बार थोड़ी मारता है, चढ़ से करके वो एक पूरी पट्टी अलग हो जाती है। वो जो चट्टानों में ऐसे जोड़ जिससे चट्टान एक निश्चित दिशा में टूटती है, उस निश्चित दिशा में टूटने का गुण क्या कहलाता है? क्लीवेज कहलाता है। चट्टानों में ऐसा गुण जिससे चट्टान एक निश्चित दिशा में टूटती है, एक निश्चित दिशा में टूटती है, उसे
क्लीवेज कहते हैं। ठीक है भाई, चौका पट्टी ऐसे ही टूटती है। और अब संपूर्ण पृथ्वी में चट्टानों का क्रम आपको बताना है कि कौन सी चट्टान सर्वाधिक पाई जाती है। आग्नेय सर्वाधिक, 2 नंबर पे कायांतरित, और आपको पता है अवसादी चट्टान तो केवल धरातल पे पाई जाती है और संपूर्ण पृथ्वी में बहुत कम योगदान है इसका। ओके, ये आपकी बातें हैं। आज की क्लास को यहीं विराम देंगे, कल फिर मिलेंगे, तब आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए